हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है ब्यूटी पार्लर वाली बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। राधा एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज ना होने के कारण राधा आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारी शादी की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली प्रियल दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले मैं उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। अरे, क्या करेगी ये सब कुछ सीख कर? मैं भी ना अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ये सब कहाँ से सुन लिया और सीख लिया तूने? दीदी बता रही थी कि शहर में इन सब कामों के हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता अब तुम्हारी शादी कहाँ होगी बेटा। ये सब कुछ मैं नहीं जानती माँ। अच्छा भाई, शादी से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। राधा 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास के ही शहर में रहने वाले मनोज से हो जाती है। एक दिन मनोज की माँ सरला उससे कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में खाना बनाया है। बताओ, नेक में क्या लोगी? नेक? तभी सरला के पति कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच में? हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में ये सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो न राधा, शांति से खाना खाओ। मनोज और राधा दोनों अपने कमरे में बैठकर बातें करते हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी, जो माँ और बाबूजी इतना ज्यादा नाराज हो गए। अरे आप भी ना, इसमें बुराई ही क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी। मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। राधा यही सब सोचते सोचते सो जाती है। फिर अगली सुबह, देखो राधा, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर ये पार्लर वार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी। बस, अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। फिर कई दिन बीत जाते हैं और राधा मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को मनोज दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। तब मनोज की माँ, जल्दी घर आ गया बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। क्या हुआ बेटा? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को बहुत घाटा हो गया माँ। एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? मनोज को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती, इसलिए घर में पैसों की तंगी होने लगती है। क्योंकि घर में और कोई नहीं कमाता था, तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। पैसों की जरूरत तो है बहू,
पर तेरा ऐसे काम करना अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है। अच्छा चल ठीक है। राधा घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ब्यूटी पार्लर का जरूरी सामान सही भाव में देख कर ला दें और कुछ पर्चे बनवा कर छपवा दें, तो शायद ज्यादा लोग आने लगेंगे। फिर हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा भी मन लगा रहेगा। कल से मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ही काम चल पड़े। कोशिश करते हैं, जब तक कोई नौकरी नहीं है। मैं भी अपनी माँ की ट्रिक यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते राधा की मेहनत रंग लाई और उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है और घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद राधा के पिताजी राधा से कहते हैं, बहू, आज हम सबको तुम पर गर्व है, क्योंकि आज तुम्हारी खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब मनोज से कहकर पास में ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटा, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के एक गाँव में अनुष्का अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। अनुष्का दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके लंबे घने और काले बाल थे। इस वजह से उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उससे बहुत जलती थी और उसे खूब पिटाई भी करती थी। दोनों माँ बेटी अनुष्का को घर की नौकरानी बनाकर उससे सारा काम करवाती थी। एक दिन अनुष्का की सौतेली माँ अनुष्का से कहती है, मेरी बात कान खोल कर सुन अनुष्का की बच्ची, आज मेरी बेटी प्रज्ञा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर दे और साथ ही उनके लिए खाने के लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार रखना। शाम को लड़के वाले प्रज्ञा को देखने आती हैं। तभी अनुष्का सब लोगों के लिए चाय लेकर वहाँ पर आ जाती है। अनुष्का की खूबसूरती देखकर लड़के की माँ उसे कहती है, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ये कौन है बहन जी? अरे बहन जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। हे लड़की, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जल्दी किचन में जाकर बर्तन साफ कर। अनुष्का की खूबसूरती देखने के बाद लड़के वालों को प्रज्ञा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अरे बहन जी, आपकी नौकरानी तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमें आपकी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए हमें ये रिश्ता नहीं करना। चलिए ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। और फिर वो लोग जल्दी से वहाँ से चले जाती हैं। इस बात से दोनों माँ बेटी अनुष्का पर अपना गुस्सा उतारने लग जाती हैं। तभी कमला कहती है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की एक अमीर खानदान में शादी होते होते टूट गई। तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है माँ? मैंने भला क्या किया है? माँ, ये जानबूझकर लड़के वालों के सामने चाय लेकर आ गई थी। मैं तो कहती हूँ हम लोग इसे बदसूरत बना देते हैं और इसके सारे के सारे बाल ही काट देते हैं, तब ये लगेगी छछुंदर। फिर दोनों माँ बेटी मिलकर कैंची से अनुष्का के सारे बाल काट देती है और उसे गंजी बना देती है। फिर अनुष्का बेचारी गंजी हो जाती है। बिल्कुल जोकर लग रही है ये, इसे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा। उल्टा इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे, बंदरिया कहीं की। एक दिन अनुष्का के पड़ोस में पूरब नाम का एक लड़का रहने आता है। जब पूरब को पता चलता है कि अनुष्का की सौतेली माँ और बहन उसे हमेशा तकलीफ देती हैं,
तो पूरब को अनुष्का के ऊपर बहुत तरस आता है और अनुष्का को देखते ही पूरब को उससे प्रेम हो जाता है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम एक बहुत ही नेक दिल की लड़की हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। लेकिन मेरे सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ। अगर तुम्हें फिर भी ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता तो पास के ही शहर में मेरी चाची रहती हैं। वो बहुत बड़ी जादूगरनी है। मैं कल तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जादूगरनी चाची फिर से तुम्हें बहुत ही खूबसूरत बालों वाली लड़की बना देंगी। पूरब, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मैं तुम्हारे साथ कल जरूर चलूंगी। अगले दिन पूरब अनुष्का को अपनी जादूगरनी चाची के पास ले जाता है और उन्हें वो सारी बातें बता देता है। उसके बाद पूरब की चाची अनुष्का को एक जादुई जड़ी बूटियों वाला तेल देती है और साथ ही एक जादुई चोटी भी देती है। ये एक जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत बाल उग जाएंगे। और ये जादुई चोटी भी तुम अपने साथ ले जाओ, ये हमेशा बुरे लोगों से तुम्हारी रक्षा करेगी। अनुष्का उस जादुई तेल और जादुई चोटी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। जादुई तेल को लगाते ही 2 दिन के अंदर ही उसके सर पर बहुत ही सुंदर और घने बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और हर तरफ उसी की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। अरे माँ, ये अनुष्का की बच्ची तो फिर से खूबसूरत हो गई और अब हर तरफ उसकी खूबसूरती की ही तारीफें हो रही है। अब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो बेटी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस अनुष्का को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है। फिर अगले ही दिन दोनों माँ बेटी किसी बहाने से अनुष्का को जंगल में ले जाती है और उसे एक गुफा में कैद कर देती है। तभी अनुष्का की सौतेली माँ उससे कहती है, अपनी खूबसूरती पर बड़ी इतराती फिरती है ना तू। अब जिंदगी भर इसी गुफा में कैद रहने के लिए तैयार हो जा बच्चू। अनुष्का मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर जादुई चोटी पहुँच जाती है और उससे कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी अनुष्का। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई हूँ। अब मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगी। फिर जादुई चोटी दोनों माँ बेटी को जोर जोर से बिजली के झटके देने लगती है और वो दोनों चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं, अरे अरे कोई तो बचाओ, ये बिजली तो हमें झटके दे देकर मार डालेगी। हमें बचा लो अनुष्का, आज के बाद हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। अनुष्का को उन दोनों पर तरस आ जाता है। फिर वो उन्हें माफ कर देती है। इस तरह अनुष्का की सौतेली माँ और बहन को सबक मिल जाता है और वो दोनों हमेशा के लिए सुधर जाती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद अनुष्का और पूरब की शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है?
आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी ऋतु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है। ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना। फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है। लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों ऋतु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिमटिम परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया? तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है, ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी? वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती है और उस घर में जब जाती है तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है
और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुरा कर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।